स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द इंडिया और यूएसए के पर्सपेक्टिव से है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो पॉलिटिकल लीडर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका एक स्टेटमेंट है जिसको कि इंडियन अथॉरिटीज़ कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट करते हैं। उनका स्टेटमेंट है ऑपरेशन सिंदूर के रिगार्डिंग में। कहा जाता है कि उन्हीं के द्वारा इंटरवेन किया गया। उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर का जो इंडिया पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट था उसको रिजोल्व है वो किया जा सका। इंडियन अथॉरिटीज़ का स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान के ऑफिशियल्स के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के रिगार्डिंग में, और उसी के बाद में इंडियन डिफेंस फोर्सेज ने अपने ऑपरेशन है उनको स्टॉप किया था। अब आप देखिए कि उनके द्वारा किसी अदर एरिया के रिगार्डिंग में भी जो भी इंडिया पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट हैं उसको रिजोल्व करने के पर्सपेक्टिव से मीडिएशन के बारे में कहा जाता है। इंडिया इसको ऑब्जेक्ट करता है, अगर बाइलेटरल दो कंट्रीज़ का कोई इश्यू है तो उसको बाइलेटरल वे के अंदर ही रिजोल्व है वो किया जाएगा। किसी भी अदर कंट्री का जो इंटरवेंशन है उसको इंडिया है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अर्लियर फेज के अंदर भी काफ़ी सारे जो बाइलेटरल इश्यूज़ हैं उनको हमने बाइलेटरल वे के अंदर ही डिस्कशन के थ्रू रिजोल्व किया है। किसी भी थर्ड कंट्री का जो इंटरवेंशन है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि इंडस वाटर ट्रीटी है, उसके अंदर भी जिस यहाँ पे थर्ड न्यूट्रल पार्टी का जो इंटरवेंशन हुआ था वो वर्ल्ड बैंक है, एक ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके थ्रू इंडस वाटर ट्रीटी है जिसको एग्जिस्टेंस में लाया गया था 1960s के समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डील है उसके रिगार्डिंग में भी यहाँ पे एक डिस्कशन है कि यूएस के पॉलिटिकल लीडर के द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में बताया गया है कि 9 जुलाई का वो डे है जब रेसिप्रोकल टैरिफ है वो एग्जिस्टेंस में आएगा। जिन कंट्रीज़ के द्वारा यूएस के अगेंस्ट में जो टैरिफ है वो लगाए गए हैं उतना ही रेट के अंदर में जो टैरिफ है वो यूएस भी इम्पोज करेगा उस कंट्री से आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उसके रिगार्डिंग में। और इंडिया को तो आप देखिए कि काफ़ी बार यूएस के पॉलिटिकल लीडर के द्वारा टैरिफ किंग के रूप से एड्रेस किया गया है। टैरिफ क्यों इम्पोज किए जाते हैं, और आप देखिए कि टैरिफ एंड नॉन टैरिफ नाम के दो इनिशिएटिव हुआ करते हैं किसी भी गवर्नमेंट के पास में, दो टूल हुआ करते हैं बेसिकली। टैरिफ को जो लगाया जाता है, टैरिफ मीन्स है टैक्सेशन का प्रोसेस, कि यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग में टैक्स है जो जिस प्राइस के अंदर में जो यहाँ पे कोई गुड्स है वो मिलने वाला था उसके ऊपर टैक्स अगर इम्पोज होगा, कोई कस्टम ड्यूटी इम्पोज होगा तो आप देखिए कि उसका जो प्राइस है वो हायर रहेगा। तो अपना डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग में कंट्रीज इस इनिशिएटिव को कैरी आउट करते हैं, उनका जिस तरीके से कंडीशंस हैं उसके रिगार्डिंग में इसको यूज़ किया करते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर क्या हुआ करते हैं स्टूडेंट्स? नॉन टैरिफ बैरियर वो हैं कि आप देखिए कि इस समय में किसी भी तरीके का टैक्सेशन नहीं देखने के लिए मिलेगा, बट हमारा कोई प्रोडक्ट है, सपोज कीजिए हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, और एग्रीकल्चर के अंदर में अदर कंट्रीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पे हमको हमारे डोमेस्टिक सेक्टर को ही प्रोटेक्ट करना है। तो उस दौरान में इंडिया के द्वारा, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इनको जो एग्रीकल्चर सेक्टर को जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। सपोज कीजिए सीड्स उनको प्रोवाइड कर दिए गए, उनको फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कर दिया गया, सब्सिडाइज वे के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी का उनको प्रोवाइड कर दिया गया जिससे, और इरिगेशन का फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कर दिया गया, तो जिससे कि वो अपना प्रोडक्शन है उसको कैरी आउट कर सके और डोमेस्टिक सेक्टर के अंदर में उन्हीं का जो डोमिनेशन है वो रहे, कोई भी आउटर कंट्री का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में ना आए। तो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ नाम के दो प्रोसेस हैं। अब यूएस इंडिया को टैरिफ किंग के रूप से भी एड्रेस किया करता है। उससे पहले एक्सपेक्ट किया गया है, हमारे एक मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट है कि जब टैरिफ का जो ये प्रोसेस एग्जिस्टेंस में आएगा उसी से पहले इंडिया और यूएस हैं एक अर्ली ट्रेड डील को कैरी आउट करेंगे। ट्रेड डील हमारा एग्जिस्टेंस में आने वाले समय के अंदर में आएगा। 2025 को ईयर बताया गया है कि 25 ईयर के अंदर ही ट्रेड डील है वो एग्जिस्टेंस में आएगा। बट ये जो टैरिफ, जो रेसिप्रोकल टैरिफ इम्पोज होने वाला है इसको बाईपास करने के रिगार्डिंग में अर्ली ट्रेड डील है जिसको एग्जिस्टेंस में लाया जाएगा। अर्ली ट्रेड डील के अंदर में कुछ एरियाज हैं जिनको कवर किया जाएगा, ऑलरेडी हम इसको रीड कर चुके हैं। बट क्या स्टूडेंट्स इसके अंदर में डेयरी का जो सेक्टर है, एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है, क्या उसका भी इसके अंदर में इंक्लूड है वो रहेगा? तो अभी उसके बारे में क्लियरली जो मेंशन है वो नहीं है। एग्रीकल्चर एंड डेयरी के रिगार्डिंग में जो हमारी यूनियंस हैं वो अपोज करती हैं कि यूएस का जो कंपनीज हैं उनको इस तरीके से ट्रेड डील के थ्रू अलाउ है वो ना किया जाए, डोमेस्टिक कंपनीज को कोई इम्पैक्ट है वो नहीं होना चाहिए। इसी के रिगार्डिंग में हमने आरसीईपी का एक कॉन्सेप्ट है, आरसीईपी जो कि 10 आसियान कंट्रीज़ हैं, उसके साथ में कुछ अदर कंट्रीज़ हैं जो कि
चाइना है, चाइना के अलावा आप देखिए कि उसके अंदर में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, जापान है, साउथ कोरिया है। ये कुछ कंट्रीज हैं जो उसके आरसीपी का जो पार्ट थे, इंडिया भी उसका पार्ट होने वाला था, बट डेयरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर को ही देखते हुए इंडिया ने वहाँ से एग्जिट किया कि उसके अंदर में कोई फॉरेन कंट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं इंडिया के डेयरी एंड डोमेस्टिक सेक्टर के अंदर में डोमिनेट ना करें। अब आरसीपी के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, जैसे 2016 का जो पेपर था उसके अंदर में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि आरसीपी का जो कॉन्सेप्ट है वो किस यहाँ पे जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है उसके रिगार्डिंग में है। तो आसियान के पर्सपेक्टिव से है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन जो नेशन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट जो एशियन नेशंस हैं उसके पर्सपेक्टिव से है। तो आरसीपी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ट्रेड डील के बारे में पता होना चाहिए, इंटरवेंशन प्रोसेस के बारे में ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डिस्कशन है ईरान के पर्सपेक्टिव से है। ईरान और इजराइल का कन्फ्लिक्ट है और अब यूएस के द्वारा भी इंटरवेन करने के बारे में कहा गया है। यूएस का जो डिफेंस फोर्सेज के जो आप देखिए कि एयर फोर्स के स्पेशली काफ़ी सारे प्लेन्स हैं जो कि यूरोप के अंदर में डिप्लॉय किए गए हैं, जो कि डिफरेंट न्यूज़ सोर्सेज के अंदर में उसका मेंशन है। यहाँ पे जो ईरान के हाईएस्ट लीडर हैं, जो सुप्रीम लीडर हैं, सुप्रीम लीडर का कॉन्सेप्ट क्या है ईरान के अंदर में, पहले तो इसको एक बार डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए कि ईरान के सुप्रीम लीडर के द्वारा कहा गया है कि वो सरेंडर है वो नहीं करेंगे, कैसा भी कंडीशन रहे वो किसी भी कंट्री को अनकंडीशनल जो सरेंडर है वो नहीं करेंगे। स्पेशली यूएस का स्टेटमेंट था कि ईरान अपने आप को सरेंडर कर दे और उसके बाद में वो उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के रिगार्डिंग में जो डिसीजन है, न्यूक्लियर डील के रिगार्डिंग में जो डिस्कशन है उसको कैरी आउट करेंगे। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे सुप्रीम लीडर के बारे में, ईरान आप देखिए कि 1979 का जो ईरानियन रिवॉल्यूशन होता है, 1979 का एक ईरानियन रिवॉल्यूशन है, उससे पहले आप देखिए कि वहाँ पे काफ़ी डेवलप था, एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंटेशन हुआ करता था। अर्लियर फेज का जब आप फोटोज़ गूगल करके आप देखोगे तो ईरान का आपको लगेगा कि इस तरीके से सभी को फ्रीडम हुआ करता था, स्पेशली वुमेन्स को। 1979 के समय ईरानियन रिवॉल्यूशन होता है, रिवॉल्यूशन के बाद में वहाँ पे सुप्रीम लीडर का इस्टेब्लिशमेंट आता है और ये जो इस समय प्रेजेंट समय में जो वहाँ पे सुप्रीम लीडर हैं ये सेकंड लीडर हैं, इनसे पहले इनके फैमिली से ही रिलेटेड पर्सन है वो लीडरशिप में हुआ करते थे। अब ये यहाँ पे लीडरशिप के अंदर में है, इंडिया से ही आप देखिए कि इनका जो ओरिजिन जो इनका प्लेस है वो इंडिया से ही बिलोंग किया करते हैं। और ईरान में फिर उसके बाद में कंटिन्यूस रिलीजियस लाइन के ऊपर में डिवाइड है, वुमेन्स के अगेंस्ट में जो रेस्ट्रिक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब क्या ईरान और इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट है इंडिया को इम्पैक्ट कर सकता है? यस स्टूडेंट्स, इम्पैक्ट हो सकता है। वो इम्पैक्ट देखने के लिए भी मिला है कि जो राइस का जो बासमती राइस है, बासमती राइस का जो ईरान है लार्जेस्ट मार्केट है इंडिया के बासमती राइस का। टी का भी काफ़ी सारा एक्सपोर्ट है जो हम ईरान के वहाँ पे, अजरबैजान, टर्की के वहाँ पे कैरी आउट है वो करते हैं। तो हमारा जो राइस एंड टी का जो मार्केट है, राइस के अंदर में स्पेशली बासमती राइस और टी का जो मार्केट है उसके काफ़ी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है, उसका सप्लाई हम कैरी आउट करते हैं। बट आप देखिए कि वहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है टर्की के साथ में और अजरबैजान के साथ में हमारे रिलेशंस ऑलरेडी वैसे इम्पैक्टेड हैं ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू में, क्योंकि उनके द्वारा पाकिस्तान को सपोर्ट किया गया था। अब इस तरीके का कंडीशन है तो इनका जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे इम्पैक्ट होगा। कुछ दिनों पहले हमने रीड किया था कि हमारा जो ट्रेड का जो डेफिसिट है वो रिड्यूस हुआ है, बट आने वाले समय के अंदर अगर यही कंडीशंस रहा तो ट्रेड का डेफिसिट इंक्रीज है वो हो सकता है। ऐसा पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बताए गए हैं कि डेफिसिट इंक्रीज होगा, डेट मीन्स कि मोर हमारे यहाँ पे इम्पोर्ट रहेगा, एक्सपोर्ट हमारा कम रहेगा। मेजरली हम एक्सपोर्ट किसका करते हैं? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। क्रूड ऑयल के अंदर में आप देखिए कि उसका रिफाइनिंग जो प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी रिफाइनरी हैं वो सिचुएटेड हैं कंट्री के अंदर में, तो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स को हम करते हैं। जेम्स एंड जो आप देखिए कि जो यहाँ पे ज्वेलरी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम यहाँ पे सप्लाई किया करते हैं। और एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसका सप्लाई इंडिया से मेजरली हुआ करता है। तो इनका इम्पैक्ट है वो हो सकता है इंडियन जो सिटीजन जो ईरान के अंदर में हैं उनका इंडिया के अंदर में कैसे उनको इवैक्यूएट है वो किया जाएगा। तो उसके पर्सपेक्टिव से इंडियन अथॉरिटीज़ ने ऑपरेशन सिंधु है उसको यहाँ पे लॉन्च किया है। ऑपरेशन का नाम आप ज़रूर से याद रखना, ऑपरेशन सिंधु है जिसको कि इंडियन अथॉरिटीज़ ने लॉन्च किया है।
कहाँ से इवैक्यूएट है वो किया जाएगा? ईरान से। जो अर्मेनिया का एरिया है, अर्मेनिया का कैपिटल क्या है स्टूडेंट्स? यरवन उनका कैपिटल एरिया है। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि अर्मेनिया है वो सिचुएटेड है, तो अर्मेनिया के वहाँ से इनका बेसिकली इवैक्यूएशन है वो रहेगा। एक फ़्लाइट अभी आने वाला है, कुछ पर्सनस को किया गया है। पर्सन वहाँ पे क्यों विजिट करते हैं ईरान के अंदर में? एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन दो ऐसे डोमेन हैं, और स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स एजुकेशन के पर्पज़ से भी वहाँ पे जाया करते हैं। मेडिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग में तो काफ़ी सारे कंट्रीज़ के अंदर में इंडियंस का प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है क्या ऑयल का जो राइजिंग सिचुएशन के अंदर में है उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा ईरान इजराइल के इस कन्फ्लिक्ट की वजह से? तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि ऑयल का जो प्राइस है वो क्यों राइजिंग सिचुएशन के अंदर में है। एक तो राइजिंग सिचुएशन के अंदर में है कन्फ्लिक्ट की वजह से, ईरान के द्वारा भी ऑयल को सप्लाई किया जाता है। इंडिया ईरान से ऑयल का परचेज नहीं करता है, तो इंडिया को जो मेजरली इम्पैक्ट है वो नहीं रहेगा। इंडिया को मेजरली ईरान की वजह से इम्पैक्ट नहीं रहेगा। इंडिया का जो इम्पैक्ट है वो उस एरिया से रिलेटेड है। अगर वॉर या डिस्टर्बेंस उस एरिया के अंदर में क्रिएट होता है तो ओवरऑल जो सप्लाई है उसको तो इम्पैक्ट है वो रहेगा। अब यहाँ पे ऑयल का जो प्राइस है वो इंक्रीजिंग सिचुएशन में है, डिस्टर्बेंस हुआ है सप्लाई के अंदर में, और कंटिन्यूसली शार्प वे के अंदर में राइज किया है लास्ट 4 to 5 डेज के अंदर में। बेसिकली स्टूडेंट्स आप ईरान का लोकेशन आप देखिए कि हमने कल भी डिस्कस किया था, 3 ऐसी वाटर बॉडी हैं जिसके साथ में वो अपना एरिया शेयर करता है। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि कैस्पियन सी है, सदर्न पार्ट के अंदर में या उसका जो वेस्टर्न पार्ट है उसके अंदर में आप देखिए कि पर्सियन गल्फ है। और जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, मेजरली जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो पर्सियन गल्फ के अंदर में उनका अपना एरिया है वो शेयर करते हैं। और फिर उसके बाद में गल्फ ऑफ ओमान है। गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्सियन गल्फ को जो कनेक्ट करने वाला एरिया है जिसको कि हम जाना करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के नाम से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। कभी कभी आपसे सवाल पूछ लिए जाएंगे। अरेबियन पेनिनसुला का जो एरिया है उसके वेस्टर्न पार्ट के अंदर में कौन सा स्ट्रेट है जो गल्फ ऑफ, आप देखिए कि रेड सी को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ ओमान के साथ में, तो उसको आपका जो नाम है वो आपको पता होना चाहिए। वहाँ पे बेबल मंदाब नाम का जो स्ट्रेट है वो सिचुएटेड है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू अपना एरिया शेयर करते हैं कौन कौन से कंट्री अपना एरिया शेयर करते हैं, जिसमें आप देखिए कि सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, कुवैत है, कतर है, ईरान है, इराक है। ये कुछ ऐसे कंट्री हैं जो अपना एरिया शेयर करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू उनका ट्रेड है वो पास होता है। एशियन कंट्रीज़ के रिगार्डिंग में आप देखिए कि ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, एक स्पेशल टैक्सेशन भी लगाते हैं ऑयल के रिगार्डिंग में जिसको कि हम एशियन प्रीमियम के नाम से जानते हैं। एशियन प्रीमियम क्या है? एशियन प्रीमियम एक प्रोसेस है जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, जो एशिया की कंट्री जिनसे तेल है जो ऑयल है वो ख़रीदते हैं, तो उनको ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज है वो किया जाता है, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज उनके ऊपर हुआ करता है जिसको एशियन प्रीमियम बोलते हैं। यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था एक बार, एशियन प्रीमियम एक टर्म है जो न्यूज़ के अंदर में है, वो किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें एशिया के ही बारे में, तो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जितना भी क्रूड ऑयल सप्लाई होता है जिसका 84% एशिया को सप्लाई होता है, एशियन जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, जितना भी एलपीजी सप्लाई होता है जिसमें आप देखिए कि एलपीजी का जो सप्लाई है वो 83% है जो एशियन कंट्रीज़ से हुआ करता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा भी यहाँ पे डिस्टरबेंस के बारे में कहा गया है, जो प्राइस राइज हो सकता है, डिस्टरबेंस हो सकता है आने वाले समय के अंदर में। तो ये आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ के बारे में है। आप देखिए कि ट्रेड की वजह से टैरिफ के बारे में बात किया जाता है कि टैरिफ को क्लोज कर दीजिए, क्लोज बॉर्डर एरिया के अंदर में टैरिफ को वो डिसाइड करेंगे। बट समय के साथ में देखने के लिए मिला है कि काफ़ी सारा ट्रेड की वजह से काफ़ी सारी जो स्पीसीज़ हैं वो आई हैं, और ये जो स्पीसीज़ जब आती हैं किसी दूसरे एरिया से तो आप देखिए कि नेटिव स्पीसीज़ को ये इम्पैक्ट करती हैं। कोई भी नेटिव स्पीसीज़ है उसको ये इम्पैक्ट करेंगे, और इम्पैक्ट इस वजह से करती हैं कभी कभी तो नेटिव स्पीसीज़ को आप देखिए कि एक्सटिंक्ट कर देती हैं, उनका जो नंबर्स हैं उसको यहाँ पे काफ़ी कम कर देती हैं, अपने नंबर्स यहाँ पे इंक्रीज होते हैं इनके। और जो लोकल जो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है, जो वेजिटेशन है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, उसके ऊपर भी काफ़ी बार इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिलता है।
अब इन्वेजिव एलियन स्पीसीज के बारे में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पेज है वहाँ पे मेंशन किया गया है आज इस न्यूज़पेपर के अंदर में। कल हमने लेमार्क के बारे में रीड किया था, डार्विन का जो नेचुरल सिलेक्शन है, जो लेमार्क का आप देखिए कि एक्वायर कैरेक्टर है, उसके बारे में रीड किया था। आज यहाँ पे इन्वेजिव एलियन स्पीसीज के बारे में है। सबसे पहले बताया करते हैं कि 1847 का वो समय है जब अफ्रीका का एक जो जाइंट अफ्रीकन स्नेल है जो इंडिया के अंदर में आता है, और इन्वेजिव एलियन स्पीसीज के द्वारा 20 सेंचुरी के समय में, ये तो आप देखिए कि 19 सेंचुरी का समय है, जस्ट विद इन द 100 ईयर्स के अंदर में हमारे जो नेटिव स्नेल्स हुआ करते थे उनको कम्प्लीटली जो रिप्लेस है वो कर दिया गया। किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया स्टूडेंट्स? जाइंट अफ्रीकन स्नेल, जिसको हिंदी के अंदर में घोंगा के नाम से जानते हैं, घेंगा या घोंगा के नाम से जाना करते हैं। अब ये कैसे इम्पैक्ट करता है? अफ्रीकन जो स्नेल है ये इम्पैक्ट करता है काफ़ी सारे जो पैरासाइट्स हैं, उनको ये कैरी करता है। कैरी करने की वजह से ये ह्यूमन बीइंग का जो हेल्थ है उसको भी इम्पैक्ट होता है इसकी वजह से। PL480 नाम का स्कीम आपने सुना होगा। PL480 स्कीम क्या था? इंडिया को जो ग्रेन सप्लाई करता था USA, और काफ़ी लो क्वालिटी के जो ग्रेन्स है वो इंडिया को सप्लाई है वो किया जाते थे। तो आप देखिए कि कैरेट ग्रास नाम का एक प्रोडक्ट हुआ करता है जो कि ग्रास है उसको इंक्रीज करता है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में। तो आप देखिए कि पार्थेनियम सीड्स है वो PL480 के थ्रू इंडिया के अंदर में आए, और कंटिन्यूस अब उनका प्रेजेंस है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो हैं, जो कि आइसोलेटेड हैं, वहाँ पे भी इस PL480 के थ्रू जो पार्थेनियम सीड्स जो इंडिया के अंदर आए थे उनका प्रेजेंस मिलेगा। पार्थेनियम सीड्स हैं। तो आप देखिए कि ये बेसिकली इन्वेजिव एलियन स्पीसीज के बारे में है। क्या इसका ओवरऑल GDP के ऊपर में इम्पैक्ट होता है? यस स्टूडेंट्स, इम्पैक्ट होता है। यहाँ पे नंबर्स भी बताए गए हैं कितना एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर में उसका इम्पैक्ट हुआ है। ओवरऑल हमारे कंट्री के ग्रोथ को ये इम्पैक्ट करता है। तो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज को भी समय के साथ में रेगुलेशन का ज़रूरत है। आपको लिस्ट आप ज़रूर से प्रिपेयर करना, 4-5 आपको इन्वेजिव एलियन स्पीसीज पता होनी चाहिए। जैसे कि आप देखें कि लेंटेना नाम का एक वेस्टर्न घाट के अंदर में एक एक्वेटिक जो प्लांट है वो मिलता है। वाटर हाइनाइट के बारे में आपने रीड किया होगा, जो कि हमारे वाटर बॉडीज़ को भी इम्पैक्ट करता है, उसका भी वो भी बेसिकली इन्वेजिव एलियन स्पीसीज ही है। अफ्रीकन कैटफिश है जो कि इंडियन नेटिव जो कैटफिश है उसको इम्पैक्ट करता है, और उसके नंबर्स आउट नंबर्स कर दिए गए हैं, उनका काफ़ी कम नंबर हैं वो हो चुके हैं प्रेजेंट समय में। यहाँ पे स्टूडेंट तमिलनाडु के जो DMK नाम का पॉलिटिकल पार्टी है उनके MPs का एक प्रोटेस्ट हुआ, जिसके अंदर में कहा गया है पार्लियामेंट का जो प्रोसेस है उसको नहीं चलने दिया जाएगा। या उसी के रिगार्डिंग में है कि अगर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किलादी जो एग्जावेशन है, किलादी जो एक नया साइट मिला है अर्बन सेंटर जिसको बताते हैं, उसको नहीं रिलीज किया जाता है। पहले इस एग्जावेशन के बारे में या इस साइट के बारे में रीड करते हैं। तमिलनाडु के वहाँ पे ये साइट मिला है, किस रिवर के ऊपर में ये सिचुएटेड है? वैगई नाम का जो नदी है, वैगई नाम का जो रिवर है उसके ऊपर में ये सिचुएटेड है। सेकंड, फिर आप देखिए कि यहाँ पे अर्बन सेटलमेंट का ये साइट है, ये भी आपको पता होना चाहिए किसका ये साइट है स्टूडेंट्स? अर्बन सेटलमेंट का ये साइट है। बताया गया है कि यहाँ पे ये जो साइट है वो काफ़ी पुराना है, संगम एज के समय का है। संगम का जो एज होती है, जो पांड्यन डायनेस्टी है जो कि संगम का मीटिंग करवाती हैं, 3 संगम ऑर्गेनाइज होते हैं। संगम का काफ़ी सारी राइटिंग्स हैं जो भी फेमस हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। तो इसी एग्जावेशन के बारे में कहा गया कि इसका रिपोर्ट को रिलीज किया जाए। फिर से यहाँ पे इसको रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के बारे में कुछ दिनों पहले मेंशन किया गया था। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पे मेंशन है। अलेक्जेंडर कनिंगम नाम के एक पर्सन है जिनके द्वारा 1875 के समय में इस इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया जाता है। पर्सन का जो नाम है वो क्या है स्टूडेंट्स? अलेक्जेंडर कनिंगम उनका नेम है। फिर आप देखिए कि 1902 या 4 का वो समय है जब इसको फिर से रिकन्स्ट्रक्ट है, रीस्टेब्लिश वो किया जाता है। उस समय भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं वो हुआ करते हैं। कर्जन का जब आप टाइम पीरियड को रीड करोगे, कर्जन वो पर्सन जिनके समय में बंगाल का पार्टीशन हुआ था, तो उनके टाइम पीरियड के डेवलपमेंट के बारे में आप रीड करना। उस समय में आपको एंशिएंट मोन्यूमेंट्स के प्रोटेक्शन का एक एक्ट है वो भी देखने के लिए मिलेगा।
एक बार यूपीएससी ने मेंस के पेपर के अंदर में एक क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक 2018 के समय या 19 के समय क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे यहाँ पे एंशंट हिस्टोरिकल जो साइट्स है उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए एंशंट साइट एंड एंशंट मोन्यूमेंट्स जो रिमेन्स एक्ट है 1958 के समय का, जिसमें किसी भी साइट का जो 100 मीटर या 200 मीटर का एरिया है जिसको प्रोटेक्ट करके रखना है। पहले 200 था, बाद में उसको 100 करने की रिगार्डिंग में अमेंडमेंट है वो लाया गया था कि 100 मीटर तक किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन है वो नहीं रहेगा, उस मोन्यूमेंट को कोई इम्पैक्ट है वो नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे यहाँ पे कुछ रूल्स हैं। हमारा जो डीपीएसपी है, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो भी मेंशन करती हैं कि यहाँ पे एंशंट मोन्यूमेंट्स हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूएन का जो ओशियन कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में है। यूएन का आप देखिए कि ओशियन कॉन्फ्रेंस है जो कि फ्रांस के वहाँ पे कंडक्ट हुआ। यूएन का ओशियन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे कंडक्ट हुआ? फ्रांस के वहाँ पे नाइस नाम का एक सिटी है जहाँ पे ये कंडक्ट हुआ है। कॉन्फ्रेंस के अंदर में क्या किया गया? बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, आप देखिए कि बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड द नेशनल ज्यूरिसडिक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया। बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड द नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, कैसे यहाँ पे नेशनल ज्यूरिसडिक्शन से बियॉन्ड के अंदर में आप देखिए कि 200 जो नॉटिकल माइल्स का एरिया है वहाँ तक तो हर एक कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर में उसका कवरेज हुआ करता है, वो अपना एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कर सकता है। बट उससे बियॉन्ड का जो एरिया है वो आप देखिए कि वहाँ पे ग्लोबल डोमेन है, वहाँ पे किसी भी कंट्री का कंट्रोल नहीं है, ग्लोबल डोमेन ये है। ये 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है यूएन क्लोज के थ्रू आया था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर द लॉ ऑफ द सी के थ्रू में। तो हाई सी का जो एरिया है, हाई सी ट्रीटी के नाम से भी इसको जानते हैं, बियॉन्ड द 200 नॉटिकल माइल्स, उस एरिया के अंदर में बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के बियॉन्ड एरिया के अंदर में ओशियन को प्रोटेक्ट करना, मैरीटाइम प्रोटेक्टेड एरिया को प्रोटेक्ट करना और प्रिवेंट करना ओवर फिशिंग को, कि वहाँ पे कोई भी कंट्री ओवर फिशिंग है उसको ना कैरी आउट कर सके। टारगेट क्या है यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस का? टारगेट है कि 30% हमें यहाँ पे मैराइन एंड कोस्टल एरिया है, 30% मैराइन प्लस में कोस्टल एरिया है, मैराइन एंड कोस्टल एरिया है, उसको प्रोटेक्ट करना है बाई द 2030 तक। ये हमारा यहाँ पे टारगेट है वो रखा गया है। अब आप देखिए कि उसके रिगार्डिंग में कुछ मैक्सिमम कंट्रीज हैं, अराउंड 60 कंट्रीज का रिक्वायरमेंट है कि वो इस ट्रीटी को रेटिफाई करें। इंडिया अभी इसको रेटिफाई है वो नहीं करेगा, अभी कुछ दिन पहले हमने न्यूज़पेपर में ही उसको डिस्कस किया था। उसके रिगार्डिंग में इंडिया को अपना जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है उसके अंदर अमेंड है वो करना होगा। क्वेश्चंस आपसे ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे सपोज कीजिए कोई इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन मीन्स कोई प्रोटेक्टेड एरिया के रिगार्डिंग में इंस्टीट्यूशन, कि हमारे यहाँ पे कोई बायोडाइवर्सिटी का साइट को डिक्लेयर करना है, तो किस एक्ट के अंडर में गवर्नमेंट को ये पावर है? आपको ऐसे अच्छे से रीड करने का ज़रूरत रहेगा एग्जाम के अंदर में, जिससे कि आप पता कर सको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है वो किस किस इंस्टीट्यूशन को, किस किस प्रोटेक्टेड एरिया को सेटअप है वो करता है। अभी मानसून के सेशन के समय में पार्लियामेंट के अलग अलग सेशन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कोई फिक्स सेशन का नहीं डिफाइन किया गया है, ये तो जिस समय के अकॉर्डिंग में ये सेशंस कंडक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग इनका एक नेम का एक वन काइंड ऑफ इनफॉर्मल कन्वेंशन है। कोई कहीं पे आप देखिए कि रिटर्न मैनर के अंदर में नहीं लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो मानसून सेशन है, जो मानसून के समय में पार्लियामेंट्रियंस हैं वो मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखने के रिगार्डिंग में क्वेश्चंस हैं वो पूछते हैं। गवर्नमेंट ने अपना यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है वो भी बताया गया है कि वो यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी के जो लॉज हैं उनको अमेंड करेंगे। हमारा जो एटॉमिक एनर्जी लॉ है, सिविल लाइबिलिटी आप देखिए कि न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है 2010 का, सिविल लाइबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है 2010 का, उसको अमेंड है वो किया जाएगा। अमेंड क्यों किया जाएगा स्टूडेंट्स? कि आप देखिए कि कोई भी न्यूक्लियर प्लांट बनता है उसके अंदर में जो सप्लायर जो हुआ करता था उसके ऊपर में, सप्लायर के ऊपर में फाइन का एक कॉन्सेप्ट था कि उसको फाइन पे करना होगा, उसको कंपनसेट करना होगा कोई भी डैमेज यहाँ पे होता है। तो अब इस प्रोसेस को चेंज करते हुए इसको रिमूव किया जा सकता है, कम किया जा सकता है प्रोसेस यहाँ पे। मेनली ये कम क्यों किया जाएगा? जिससे कि कुछ प्राइवेट कंपनीज का जो इन्वेस्टमेंट है उसको इंश्योर किया जा सके। प्राइवेट जो कंपनीज हैं
तो इस वजह से नहीं करते हैं कि वहाँ पे आप देखिए कि सिविल लाइबिलिटी है जिसको कि पे करना होगा। तो प्राइवेट कंपनीज के इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के रिगार्डिंग ये डिसीजन है वो हो सकता है। एटॉमिक एनर्जी एक्ट भी आपको पता होना चाहिए, इनका अमेंडमेंट यहाँ पे लाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन को कंडक्ट करना, इलेक्शन का फ्री एंड फेयर मैनर के अंदर में कंडक्ट करना। तब आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा वोटर आईडी के बारे में बताया गया है, जो इलेक्टोरल हमारा फोटो आइडेंटिटी कार्ड हुआ करता है एक तो वोटर आईडी के रिगार्डिंग में, कि 15 डेज के अंदर में अपडेट जो वोटर आईडी है जिसको डिलीवर है वो कर दिया जाएगा नए सिस्टम के थ्रू में। इलेक्शन कमीशन कौन सा जो आर्टिकल है जिसके थ्रू इस्टेब्लिश है, आर्टिकल 324 है। फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन हमें कंडक्ट करना है। और फ्री एंड फेयर मैनर के अंदर में कौन कौन से इलेक्शन ये कंडक्ट करवाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आप देखिए कि इलेक्शन कंडक्ट कराता है प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, लोकसभा के जनरल इलेक्शंस कंडक्ट कराता है। फिर उसके बाद में कंडक्ट होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन। तो स्टूडेंट्स एक ओबियस क्वेश्चन है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है, तो अर्बन लोकल बॉडीज और उनके इलेक्शन कौन करवाएगा, स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन वहाँ पे कंडक्ट करवाएगा। तो स्टूडेंट्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन के रिगार्डिंग में बताया गया है कि सिंक्रोनाइज वे के अंदर में यहाँ पे जो रूल्स हैं उनको सिंक्रोनाइज है वो किया जाएगा। ये बेसिकली मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट है। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइमलाइन है उसके बारे में पता होना चाहिए। इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइमलाइंस है वो कौन कौन से स्टेट से वो निकलता है, क्योंकि स्टूडेंट्स आप ऐसे भी बेसिक सवाल है वो भी यूपीएससी है वो पूछ लेता है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये इंडिया का यहाँ पे मैप है, यहाँ पे बेसिकली 5 ऐसे स्टेट हैं जिससे इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइमलाइन है, कौन सा टाइमलाइन है पहले तो ये बताओ आप। 82.5 है ईस्टर्न, जो ईस्टर्न सेक्टर के अंदर में ये बेसिकली आप देखिए कि इंडिया से पास करता है, जिसको कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन कहा गया है। कौन कौन से एरिया हैं, फर्स्ट है स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश है, फर्स्ट उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद में आप देखिए कि छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद में स्टूडेंट्स उड़ीसा है, उसके बाद में उड़ीसा है, सॉरी यहाँ पे मध्य प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, और उड़ीसा के बाद में आपको आंध्र प्रदेश है वो देखने के लिए मिलेगा। तो इनसे ये बेसिकली पास है वो किया करता है, इनसे पास किया करता है। अब आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि 1 डिग्री जो हमारा अर्थ है उसके अंदर में लॉन्गिट्यूड्स हैं वो कितना है स्टूडेंट्स, लॉन्गिट्यूड्स कितना है, लॉन्गिट्यूड्स जो आपको नॉर्थ से साउथ जिनका डायरेक्शन देखने के लिए मिलता है, लॉन्गिट्यूड्स हैं बेसिकली 360। लॉन्गिट्यूड्स का टोटल नंबर कितना है, 360 है। 0 डिग्री कहाँ से निकलता है, 0 डिग्री निकलता है स्टूडेंट्स जो जिसको कि प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम से निकलता है। हमारा निकलता है 82.5 है, हमारा 82.5 है। 180 डिग्री कौन सा है, 180 डिग्री है इंटरनेशनल डेट लाइन जो इसके जस्ट अपोजिट साइड के अंदर में है। तो स्टूडेंट 360 डिग्री है, 360 डिग्री है। 24 आवर का समय लगता है जब अर्थ कंप्लीटली अपना एक जो एक्सिस के ऊपर में रिवॉल्व करता है। तो अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे 24 के साथ में और फिर कन्वर्ट्स करोगे तो आप देखिए कि 1 डिग्री इक्वल टू द 4 मिनट का एक कॉन्सेप्ट है जो एग्जिस्टेंस में आएगा। 1 डिग्री इक्वल टू द 4 मिनट का एक कॉन्सेप्ट है जो एग्जिस्टेंस में आएगा। तो 82.5 को अगर आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको देखने के लिए मिलता है कि फिर आप देखिए कि यहाँ पे 4 2 जा 8 है, फिर यहाँ पे 10 हुआ, फिर यहाँ पे आप 1 करोगे, 4 8 जा 32 है, 32 के बाद में 33 है। तो 330 आप देखिए कि टोटल मिनट्स हैं वो आपको मिलेंगे कि 330 मिनट के ऊपर में इंडिया का आप देखिए कि टाइमलाइन है वो पास करता है। फिर इसको अगर आप 60 से डिवाइड करोगे तो 5.5 मीन्स प्राइम मेरिडियन से हम 5.5 आवर्स हैं वो अहेड हैं वो हुआ करते हैं। इंग्लैंड के अंदर में जो प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच मीन टाइम से निकलता है, अगर वहाँ पे 12 बजते हैं दोपहर के, तो हमारे यहाँ पे शाम के 5.5 का जो टाइम रहेगा, 5:30 का समय है वो हो चुका रहेगा। तो ये हम अहेड हैं। तो आप देखिए कि आगे हम चलेंगे, जो वेस्टर्न पार्ट के अंदर में है वो इसके बैक साइड के अंदर में हुआ करते हैं, उनका समय बैक साइड के अंदर में होता है।
अर्थ कैसे रिवोल्व करती है अपने एक्सिस के ऊपर में, एंटी क्लॉकवाइज इसका रिवोल्यूशन है वो हुआ करता है। हमारे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, उनका एक डिमांड हुआ करता है कि चाय बागान टाइम पीरियड है उसको लाया जाए, जिससे कि वहाँ का जो 2 आवर्स का जो डिफरेंस है, हमारे जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, आप देखिए कि इस पार्ट के अंदर में जो लॉन्गिट्यूड है उसका जो नंबर है वो कितना है, उसका है साइज 68 है, और यहाँ पे जो है उसका ईस्टर्न पार्ट में उसका 97 है। तो जो डिफरेंस है वो 2 आवर का डिफरेंस है। तो 2 आवर के डिफरेंस को यहाँ पे रिजोल्व करने के रिगार्डिंग में अलग से एक टाइमलाइन है, अलग से जो एक नया जो टाइम जोन है उसको डिसाइड किया जाए। और टाइम जोन के रिगार्डिंग में यूपीएससी ने प्रीलिम्स के पेपर में क्वेश्चन पूछा है, इसी साल पूछा है। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स, इंडिया क्यों नहीं करता है यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइम जोन। इंडिया इस वजह से नहीं करता है, एक तो पब्लिक, अब जब हम इंडिपेंडेंस को अचीव किए थे उस समय भी पब्लिक जो लिटरेट है वो नहीं था, काफ़ी कम पब्लिक लिटरेट था, शायद 16% हमारा लिटरेसी रेट हुआ करता था उस समय में। फिर आप देखिए कि लिटरेसी रेट इतना कम था, लोग आज प्रेजेंट समय के अंदर में अवेयर नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन का आज भी कमी है हमारे कंट्री के अंदर में। तो उन सभी को देखते हुए अभी तक यहाँ पे जो टाइम जोन है उसको नहीं डिसाइड किया जा सका, मोर कन्फ्यूजन है वो लोगों में ना क्रिएट हो। इंडिया और कनाडा के बारे में है। कनाडा के आप देखिए कि जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनसे डिस्कशन हुआ है, इलेक्शन के बाद में वो पावर के अंदर में आए हैं। अर्लियर जो कनेडियन लीडर हैं उनका इंडिया के साथ में काफ़ी सारे डिफरेंसेस थे। हाई कमिश्नर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट के बारे में कहा गया है, यहाँ पे इंडिया और कनाडा के द्वारा एग्री किया गया है। और 2023 के समय से जो रिश्ते हमारे बिगड़े थे उनको लिटिल बिट चेंज करने का, उनको इम्प्रूव करने का जो कोशिश है वो किया गया है। 25 का इस G7 मीटिंग के अंदर में जब इंडियन पीएम को इनवाइट किया गया वहाँ पे कनेडियन पॉलिटिकल लीडर के द्वारा, जो भी कंट्री मीटिंग को होस्ट करता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो किसको वहाँ पे इनवाइट करे। इंडियन पीएम वहाँ से रिटर्न करते हुए क्रोएशिया के लिए गए हैं। क्रोएशिया आप देखिए कि यूगोस्लोवाकिया का ये पार्ट हुआ करता था। यूगोस्लोवाकिया के जो लीडर, टीटो नाम के जो लीडर थे, जो नेम का जो फिलोसफी है जिसके एक इम्पोर्टेंट फाउंडर हुआ करते थे। जब वर्ल्ड टू ब्लॉक्स के अंदर में डिवाइड था कोल्ड वॉर के समय में, वेस्टर्न ब्लॉक ईस्टर्न ब्लॉक के रूप से, या रसिया और चाइना के रूप, रसिया और यूएस के रूप से, तो उस समय हमारे लीडर्स के द्वारा एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का कॉन्सेप्ट चलाया करते हैं। आप देखिए उस समय का डिमांड के अकॉर्डिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अभी इसका जो मीटिंग है लास्ट ईयर अफ्रीका के अंदर में कंडक्ट है वो हुआ था, नेम का मीटिंग। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो वहाँ पे विजिट के लिए गए थे। तो क्रोएशिया का जो एरिया है, जो कि आप देखिए एडियार्टिक सी का जो एरिया है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। इंडियन पीएम के द्वारा कहा गया है कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, उसको ये एडियार्टिक सी के एरिया के अंदर में इंडियन पीपल्स के कॉन्टैक्ट को बूस्ट है वो करेगा। G7 का मीटिंग के अंदर में टेररिज्म के अगेंस्ट में इंडिया हमेशा टेररिज्म के अगेंस्ट में अपना वॉइस को रेज करता है, क्योंकि आप देखिए इंडिया ने तो हमेशा, हमारी कंट्री ने हमेशा फेस किया है। 90s का समय हो, जब कश्मीर के एरिया के अंदर में लोगों के द्वारा पाकिस्तान फोर्सेज कैसे ट्रेंड करके उनको सेंड करती हैं, बाद में हमारे कंट्री के अलग अलग एरियाज़ के अंदर में इम्पैक्ट होते हैं। और इसी टेररिज्म की वजह से आप देखिए कि कुछ टेररिस्ट को हमने कैप्चर भी किया था, उनको रिलीज करना पड़ा था। हमारा जो फ्लाइट को आप देखिए कि हाईजैक कर लिया गया था, उसकी वजह से भी कुछ टेररिस्ट है जिनको रिलीज किया गया था। फिर 26/11 है, पहलगाम टेरर अटैक है, उससे पहले आप देखिए कि उरी के अंदर में होता है, वो पुलवामा का वो एरिया है। तो ऐसे काफ़ी सारे एरियाज हैं जहाँ पे हमारे यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है, जो कि एक नॉर्मल जो स्टेबलाइज कंट्री का प्रोग्रेस है उसको भी ये इम्पैक्ट करता है। इम्पैक्ट सिविलियंस का लाइफ भी आप देखिए कि यहाँ पे लॉस होता है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है। तो किसी भी तरीके से अपना जो आईज है वो ब्लाइंड नहीं करने का ज़रूरत है, आंखें बंद करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे टेररिज्म के अगेंस्ट में अगर कोई करता है, कोई लीडर यहाँ पे इस एक्टिविटी को करता है, तो ये बेट्रेयल टू द ऑल ह्यूमैनिटी रहेगा। इंडियन पीएम का बेसिक मैसेज था G7 के मीटिंग के दौरान में। लेटरल एंट्री, जो कि आप देखिए कि सिविल सर्विस के रिगार्डिंग में होता है। लेटरल एंट्री प्रोसेस क्या है, हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका समय के साथ में एफिशिएंसी आप देखिए कि इम्प्रूव नहीं हुआ है। आज भी आप किसी भी अर्बन एरिया के अंदर में चले जाइए, सिविल सर्वेंट्स वन काइंड ऑफ आप देखिए कि स्टूडेंट्स लिक्विडिटिव एक अट्रैक्टिव जॉब है, लोग इसके लिए अट्रैक्ट होते हैं। बट अगर हम वर्किंग एफिशिएंसी के बारे में बात करें तो एक बैच के अंदर में अगर 180 सिविल सर्वेंट्स निकलते हैं, आईएएस ऑफिसर निकलते हैं किसी एक बैच के अंदर में, तो 4 to 5 आईएएस ऑफिसर्स हुआ करते हैं जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क है जिसको कैरी आउट करते हैं।
सभी ऑफिसर्स नहीं करते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर में। बेसिक जो उनका फायर फाइटिंग जो कॉन्सेप्ट है, जो अपना मीटिंग करना, इस समय में बिजी हुआ करते हैं। इसका इम्पैक्ट आप देखिए कि कोविड का जब सेकेंड वेव का आउटब्रेक हुआ था, तो कोविड के फर्स्ट वेव के अंदर में काफ़ी कुछ पता लगा था कि हमें ऑक्सीजन का भी रिक्वायरमेंट रहेगा। तो एक या दो ही ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ऑक्सीजन जो प्लांट्स हैं, जो उस समय में जिस तरीके से ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट हुआ था कंट्री के अंदर में, अलग अलग एरियाज़ के अंदर में डिमांड इंक्रीज हुआ, तो कुछ ही ऐसे सिविल सर्वेंट्स हैं जिन्होंने अपना टाइम से पहले उस तरीके के डिसीजंस वो लिए गए। तो स्टूडेंट्स, लेटरल एंट्री एक कॉन्सेप्ट है कि एफिशिएंसी एक्सपर्ट लोगों को लाया जाए, जो हमारा जो सिविल सर्विस प्रेजेंट समय में मास्टर ऑफ द ऑल एंड जैक फॉर द नन का जो कॉन्सेप्ट बन चुके हैं कि सभी सेक्टर में जैक फॉर द ऑल मास्टर इन द नन का जो कॉन्सेप्ट वो जो बन चुका है उनका, कि किसी भी सेक्टर में एक्सपर्ट नहीं है, तो एक्सपर्ट लोगों को लाया जाए सिविल सर्विस में जिससे एफिशिएंसी इंप्रूव हो। बट इसका एक जो हमारा ऑलरेडी जो सिविल सर्विस का कार्डर है वो इसको रजिस्ट करता है। रजिस्ट करने के अलावा आप देखिए कि सिविल सर्विस कार्डर रजिस्ट करने के अलावा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि लेटरल एंट्री के अंदर में जो लोग आए हैं, जो लेटरल एंट्री के अंदर में जो लोग आए हैं वो बेसिकली उनका अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो एग्जिट करके जा सकते हैं, कभी भी यहाँ पे एग्जिट करके चले जाएंगे। तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो एफिशिएंसी पता नहीं इम्प्रूव होगा या नहीं होगा, ये तो समय के साथ में ही पता लगेगा। बट गवर्नमेंट का स्टैंड है कि कंटिन्यूस अभी अबेंडन नहीं किया है लेटरल एंट्री कॉन्सेप्ट को। काफ़ी सारी कमेटी बनी थी, सुरेंद्र होटा कमेटी है, और भी आप देखिए कि डिफरेंट काइंड ऑफ कमेटीज हैं जो लेटरल एंट्री प्रोसेस को बताया करती हैं, उसके एग्जिस्टेंस का बात करती हैं। युवा एंड बाल पुरस्कार, युवा पुरस्कार और बाल पुरस्कार जो कि यंग राइटर्स को दिए जाते हैं, साहित्य अकेडमी ने इन अवार्ड्स को अनाउंस वो किया है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो कि हमारे एजुकेशन सेक्टर के रिगार्डिंग में है, और काफ़ी सारे लर्निंग आउटकम हैं, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो लोड्स ऑफ द जो पैरामीटर हैं उसके बेसिस पे डिसाइड हुआ करता है। 1000 नंबर्स होते हैं जो यहाँ पे स्टेट्स को दिए जाते हैं। चंडीगढ़ के जो स्कूल्स हैं उन्होंने टॉप किया है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के अंदर में, और मेघालय आप देखिए कि यहाँ पे परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने का ज़रूरत है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स कौन निकालता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको रिलीज करता है। डीएनए प्रोफाइलिंग के बारे में है, जो प्लेन क्रैश के विक्टिम्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है। हमने ऑलरेडी रीड किया था कि जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वहाँ पे, सॉफ्ट टिश्यूज़ के वहाँ पे जो बेसिकली आप देखिए कि डीएनए है वो डिक्लाइन होता है डेथ के बाद में, और जो हार्ड टिश्यूज़ हैं जैसे कि बोन का एरिया है वहाँ पे फिर उस डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। डीएनए के जो डिफरेंट प्रोसेस हुआ करते हैं प्रोफाइलिंग के रिगार्डिंग में, उसको भी हम डिस्कस है वो कर चुके हैं 2-3 डेज बैक न्यूज़पेपर के ही अंदर में। स्टूडेंट्स, यहाँ पे फाइनेंस कमीशन के बारे में है। आप देखिए कि हमारे जो अरविंद पनगड़िया साहब हैं उनके लीडरशिप के अंदर में 16 फाइनेंस कमीशन है उसको सेटअप किया है। फाइनेंस कमीशन का बेसिक वर्क क्या हुआ करता है कि फाइनेंशियल डिवोल्यूशन की स्टेट से सेंटर से स्टेट को कितना पैसा है वो डिवोल्व किया जाएगा, ग्रांट इन एड के अंदर में कितना पैसा जाएगा। तो ऐसे कुछ 3-4 मेन फंक्शन है। 3 फंक्शन तो आप देखिए कि आपका बुक के अंदर ही मेंशन है। 4th फंक्शन वो हैं जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा इनको रिकमेंड किए जाते हैं कि इन एरियाज़ के अंदर भी जो डिवोल्यूशन प्रोसेस है उसको आप यहाँ पे चेक कीजिए। ग्रांट इन एड आर्टिकल कौन से आर्टिकल में मेंशन है? ग्रांट इन एड को मेंशन किया गया है आर्टिकल 275 के अंडर में। फाइनेंस कमीशन अब यहाँ पे कितना डिवोल्यूशन है उसको अलाउ करता है उसके बारे में डिस्कशन है। स्टेट्स का डिमांड है कि 50% शेयर है वो दिया जाए उनको यहाँ पे। अब आप देखिए कि लास्ट जो फाइनेंस कमीशन ने 41 रिकमेंड किया था, लास्ट फाइनेंस कमीशन किसका लीडरशिप के अंदर में था? तो आप देखिए कि वो एनके सिंह नाम के जो पर्सन है, एफआरबीएम एक्ट भी जिनके लीडरशिप में आया था, तो एनके सिंह नाम के वो पर्सन है उनके लीडरशिप में था ये, जिसने 41 है वो दिया था। उससे पहले वाई रेड्डी कमीशन था जिसने 42% रिकमेंड किया था। तो ये 1% का कम क्यों हुआ? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से यूटी बना दिया गया था और दो यूटीज़ में उसको बाइफरकेट भी कर दिया गया था। वो यहाँ पे मेन रीजन है वो बताया गया था। तो ये फाइनेंस कमीशन है, एवरी 5 ईयर के अंदर में फाइनेंशियल डिवोल्यूशन के रिगार्डिंग में जो प्रेसिडेंट का जो रिक्वायरमेंट हुआ करता है उनके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द फाइनेंस कमीशन। मोर डिमांड है कि कैसे इसको इंक्रीज किया जाए, मोर पैरामीटर्स को इंक्लूड किया जाए। सदर्न इंडियन स्टेट्स यहाँ पे भी डिमांड किया करते हैं कि उनका जो पॉपुलेशन परफॉर्मेंस है उसको भी यहाँ पे कंसिडर किया जाए कि पॉपुलेशन इंक्रीज अगर किसी स्टेट ने किया है तो उसी को ही मेन क्राइटेरिया है वो ना माना जाए। G7 मीटिंग के बारे में है, कनाडा के वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, जिसको कि फील्ड टॉक शो के बारे में भी बताया गया है।
कि 50 ईयर्स का G7 का जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके 50 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। 1975 के समय में फर्स्ट मीटिंग कंडक्ट हुआ था। फिर आप देखिए कि G7 के एक्सपेंड के बारे में भी बात किया गया है। चाइना और रसिया को इंक्लूड करने के बारे में यूएस के लीडर का डिस्कशन है। किसी भी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मीटिंग है उसका यूजफुलनेस को नहीं बताया गया। इंडियन पीएम एक मीटिंग को, एक डिस्कशन को अटेंड करने के लिए इतना दूर गए, उसको यहाँ पे इनइफेक्टिव फोर्स के रूप से बताया गया है। किसी भी तरीके से यूनाइट है वो नहीं करता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द G7 के बारे में। जी आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मेंस का आपसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे ये है, क्या जो हमारे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक टॉक शो बन के रह गए हैं? क्या उनके द्वारा कोई भी कंक्लूडिव डिस्कशन है वो नहीं किया जाता है? ओनली ये टॉक शो हैं, लीडर्स वहाँ पे विजिट करते हैं, कुछ भी तरीके से कंक्लूडिव एग्जिस्टेंस में क्या नहीं आता है? तो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का जो प्रेजेंट ग्लोबल जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं उसके रिगार्डिंग उनका यूटिलिटी को आपको एग्जामिन करना है, क्रिटिकली वे के अंदर में इसको एग्जामिन करना मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को, या जो डिप्लोमेटिक ये जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में। इजराइल का जो ड्रोन है जो कि आप देखिए कि ईरान के वहाँ पे बताया गया है, सरफेस टू एयर मिसाइल के पर्सपेक्टिव से एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंटिन्यूस कन्फ्लिक्ट है। आप कितना याद करोगे? सरफेस टू एयर मिसाइल ये सब एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। हजीबुल्ला के बारे में है, हजीबुल्ला कहाँ पे डोमिनेट करता है? ये आप देखिए कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का पार्ट है, 3H के रूप से आप इसको कंसीडर कर सकते हो। इजराइल के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में हजीबुल्ला है, इजराइल के सदर्न पार्ट के अंदर में जो यमन है वहाँ पे आप देखिए कि होतीज हैं, और यहाँ पे इजराइल का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है जहाँ पे गाजा स्ट्रिप है, जहाँ पे आपको हमास है वो देखने के लिए मिलेगा। तो 3H हैं जिनको ईरान के द्वारा बैक है वो किया जाता है। तो यहाँ पे अजीबुल्ला के ही बारे में मेंशन है कि वहाँ उनके द्वारा क्या इस वॉर की सिचुएशन के समय में उनका इंटरवेंशन है वो रहेगा या नहीं रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हजीबुल्ला के फ्लैग के बारे में मेंशन किया गया है, उसके फ्लैग को किसी रैपर के द्वारा यूज किया गया तो उसका भी मेंशन है यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि स्मार्टफोन्स को बैन किया गया है तालिबान का स्कूल एरियाज़ के अंदर में, कि स्मार्टफोन्स हैं वो नहीं होने चाहिए। बेटर डिसीजन है, स्कूल एजुकेशन के समय आपको एजुकेशन का रिक्वायरमेंट है, स्मार्टफोन्स आप अपना पढ़ाई के बाद में कैरी आउट कर सकते हो। यहाँ पे आप देखिए कि एजुकेशन में अंदर में तो कम्प्लीटली वे के अंदर में एजुकेशन है उसको ही प्रोवाइड करना चाहिए, बट हो सकता है कि तालिबान के द्वारा जो बैन किया गया हो कम्प्लीटली वे के अंदर में कर दिया जाए, क्योंकि एंटी इस्लामिक प्रैक्टिस है वो बता दिया जा सकता है। वुमेन्स को वहाँ पे काफ़ी कुछ राइट्स हैं वो डिनाई किए गए हैं। यूएस के टॉप कोर्ट के द्वारा आप देखिए कि यहाँ पे जेंडर जो राइट्स हैं, जिनको माइनर जो कम्युनिटीज़ हैं उनको बेसिकली अपहोल्ड किया गया है उस बैन को यहाँ पे। स्टूडेंट्स इसके अलावा वेस्ट बैंक के कैंप के बारे में है और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में है। मे डू इट और मे नॉट डू इट, ये इनके द्वारा कहा गया इजराइल को बैक करते हुए ईरान के ऊपर जो स्ट्राइक्स हैं उसके रिगार्डिंग में। यहाँ पे हमने लेबनान के बारे में डिस्कस किया। लेबनान का आपको पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि लेबनान के वहाँ पे आप देखिए कि जो कम्युनिटीज़ रूल किया करती हैं उसके रिगार्डिंग में उनके लीडर्स के द्वारा एक पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है वो लाया गया था। तो पावर शेयरिंग के प्रोसेस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।